स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सेकंड फंक्शनल रीजन है एक सेल का। किसी भी सेल की अगर हम बात करते हैं, स्पेशली यूकैरियोटिक सेल की, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट। तो इस तरह से हम बोल रहे हैं कि किसी भी हम यूकैरियोटिक सेल, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या ह्यूमन की सेल हो, सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो है सेंट्रली लोकेटेड होता है, किसी भी सेल में सेंटर में प्रेजेंट होगा और जो है ये डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, डबल लेयर्ड यानी कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती हैं इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं वो जो है कैसी होती है, इंटरप्टेड होती है बीच में, क्योंकि इसके बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो कैसा है, न्यूक्लियस इट इज लार्ज, spherical and centrally located. It has double membrane, that is nuclear membrane। जो आपको ये दिख रही है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन है। और इनके बीच में देखिए छोटे छोटे स्पेस दिख रहे हैं। ठीक है, ये स्पेस जो होता है ये कहलाता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। और इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, यानी कि जो मैट्रिक्स है इसका, वो हम साइटोप्लाज्म ना बोल के हम क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये एक आउटर व्यू हो गया न्यूक्लियस का, कि न्यूक्लियस को चारों तरफ से जो बाउंडेड है, सेंट्रली स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर है, सेंट्रली लोकेटेड होता है और इसमें डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो होती हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उनके बीच में इंटरप्शंस होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म को और सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना। ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स क्या करते हैं, न्यूक्लियर पोर कनेक्ट द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ठीक है, ये इसके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो किसी भी चीज का ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ पे इजीली होता है। अगर कोई एंजाइम्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, जैसे अभी आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है या कोई और एंजाइम्स है या कोई भी मतलब कि रेगुलेशन के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो एक तरीके से सेल का सीपीयू होता है कि पूरी सेल को जो कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। तो न्यूक्लियस में से जो भी रेगुलेटर्स होते हैं वो इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बाहर साइटोप्लाज्म में ट्रांसमिट होंगे। या अगर साइटोप्लाज्म में से कोई सब्सटेंस न्यूक्लियस को चाहिए तो वो यहाँ से मूव करेगा कहाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना। तो ये मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में पोर्स प्रेजेंट हो गए। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में क्या प्रेजेंट हो गए, पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट हो गए। और न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या हो गया, दोनों को कनेक्ट करना, साइटोप्लाज्म और सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को। बाकी इसके अंदर एक न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स, एक तो आ गया न्यूक्लियोलस और दूसरा हो गया क्रोमोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो होता है ये एक विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसका जो काम है ये राइबोसोम्स को फॉर्म करता है और ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और मतलब कि जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस इज
without membrane structure, it is a factory of राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक सेल ऑर्गेनेल है जो अभी आगे पढ़ोगे आप। तो ये न्यूक्लियोलस के अंदर क्या फॉर्म होता है, राइबोसोम्स, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। तो ये क्या पार्ट हो गया, न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसके अंदर क्या नहीं होता, मेम्ब्रेन नहीं होती है और ये राइबोसोम्स को फॉर्म करता है। ये किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। और अगर जैसे कि हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, ये तो अभी हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, तो वो न्यूक्लियोइड कहलाता है। वो किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में हम बोल सकते हैं अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। मैं यहां लिख देती हूँ, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, जिसमें कि क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि क्रोमोसोम्स containing only nucleic acid is called nucleoid। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोइड होता है, सिर्फ किस में मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर होता है। अब बात आती है यहाँ पे क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम जो होते हैं ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स का। मतलब ये क्रोमेटिन मटेरियल है, थिन होते हैं और थ्रेड लाइक होते हैं, इंटरवाइंड होते हैं। और मतलब कि क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स जो है वो क्या होता है, किसका मास होता है, मास ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। और ये जो होते हैं थिन होते हैं। ये कैसे होंगे, थिन। ठीक है, थिन होंगे और इंटरवाइंड होके आपस में किसको बना देते हैं, ये क्रोमोसोम्स को। तो इनको हम क्रोमेटिड्स भी बोलते हैं। और ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये किससे कंपोज्ड होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम किससे मिलके बनता है, डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, पूछी जाती है एग्जाम्स में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोसोम का कंपोजिशन क्या हो गया, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। यानी कि अगर क्वेश्चन में आता है कि क्रोमेटिड या क्रोमेटिन मटेरियल किससे बने हैं, तो भी आप डीएनए और प्रोटीन मेंशन करोगे। और क्रोमोसोम्स के लिए आता है तब भी हम ये लिखते हैं डीएनए और प्रोटीन, कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल, और क्रोमेटिन मटेरियल किससे मिलकर बन रहा है, डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए जो है फंक्शन यूनिट होती है क्रोमोसोम्स की, जो करेक्टर्स को, किसी भी करेक्टर को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। तो हेरिडिटी में कौन हेल्प करेगा, डीएनए। ठीक है, और डीएनए की जो फंक्शनल सेगमेंट होता है वो होता है इसका जीन्स। इसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स भी बोलते हैं। डीएनए को न्यूक्लिक एसिड का नाम भी दिया जाता है। और इसमें फंक्शनल सेगमेंट क्या होगा, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन। इसको हेरिडिटी व्हीकल भी बोला जाता है, जीन को जो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका काम जो हो गया क्रोमेटिन मटेरियल का, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थिन और थ्रेड लाइक लिख सकते हो आप इसको। थ्रेड लाइक हो गया। और जीन का जो काम हो गया वो क्या हो गया, करेक्टर्स को ट्रांसमिट करने का, है ना। करेक्ट जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो ट्रांसमिट करता है जनरेशन टू जनरेशन।
जीन्स क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसीलिए ये हेरिडिटी व्हीकल कहलाते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये हेरिडिटी व्हीकल कहलाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम का जो एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से देखिए इंटरवाइंड होते हैं ये, इस तरह से। ठीक है, ये इसके क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल। और ये इसमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में वो होते हैं 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, और 23 पेयर्स में मिलते हैं ये। ठीक है, 23 पेयर्स में मिलेंगे। और एक टर्म होती है डिप्लॉयड और हैप्लॉयड की। डिप्लॉयड मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, और एक टर्म होती है हैप्लॉयड, जिसमें होता है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इसको हम लोग शो करते हैं 2n से, और इसको हम शो करते हैं n से। ठीक, तो ये कहलाता है डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। तो ये रेगुलेशन होता है सेल साइकिल का, सेल डिवीजन का, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो रिप्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। इसी की वजह से सेल जो है 2 फॉर्म्ड होती हैं, और इसी के अंदर हमारी सारी सेल की पूरी इंफॉर्मेशन इसी के अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर। तो जब सेल डिवाइड होती है तो उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस डिवाइड होकर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगर एक साइड से 2 सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो क्रोमोसोम्स हाफ हाफ उसमें अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जैसे हमने अपनी ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स बोले हैं, 23 पेयर, तो हमारी बॉडी डिप्लॉयड हुई क्योंकि उसके 2 सेट क्रोमोसोम्स के बन रहे हैं। और अगर हैप्लॉयड है तो इसका मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, उसके अंदर दूसरा सेट फॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो वो हुआ हैप्लॉयड। तो हमारी बॉडी डिप्लॉयड होती है। और न्यूक्लियस के जो मतलब मेन वर्क जो हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना। और जैसे अब न्यूक्लियोलस आ गया इसके अंदर, तो न्यूक्लियोलस का काम क्या हो गया, राइबोसोम्स को फॉर्म करना। तो राइबोसोम्स को फॉर्म करता है, सारी इंफॉर्मेशंस जो होती हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट करने में कौन हेल्प कर रहा है, कर तो रहा है क्रोमोसोम्स, लेकिन क्रोमोसोम्स किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये भी फंक्शन हमारा किसके अंदर आ जाता है, न्यूक्लियस का। तो ये फंक्शंस मैंने यहाँ लिख दी है। कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जितनी भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। दूसरा, रेगुलेट द सेल साइकिल, या हम बोल सकते हैं कंट्रोल द सेल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेल साइकिल के बेसिस पे ही जो रिप्रोडक्शन हो रहा है सेल का, वो भी क्या हो रहा है, उसमें डिवीजन हो रहा है, और सेल डिवीजन भी वही होता है। मतलब सी सेल डिवीजन इट इज द सेलुलर रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी सेल क्या होती है, डिवाइड होके 2 सेल्स में फॉर्म करती है 2 सेल्स को, तो वही चीज होती है सेल डिवीजन। तो ये उसको रेगुलेट करता है सेल साइकिल को। और थर्ड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। किसी भी कैरेक्टर्स को, हेरिडिटी ट्रेट्स को पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट करता है कौन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन, वो भी क्रोमोसोम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्रोमोसोम्स के ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आ जाता है, न्यूक्लियस के फंक्शंस आ जाते हैं।
पर्टिकुलरली न्यूक्लियर पोर का फंक्शन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स के कोई भी क्वेश्चन इस पे इजीली पुटअप हो सकता है, जीन्स के ऊपर, डीएनए के ऊपर, क्रोमोसोम के कंपोजिशन के ऊपर। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।